हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएसटी। एलएसटी मीन्स लेट्स स्टार्ट टुगेदर। तो हमारी जो आज की वीडियो है ये बीपीएससी 134 यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो प्रोग्राम है उसकी है। प्रोग्राम का नाम आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय है। इसका मैं गेस्ट पेपर यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने बीपीएससी 133 यानी कि तुलनात्मक राजनीति जो है उसका भी गेस्ट पेपर लेके आया था मैं, और ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो हैं वो सेम उसी में से आए थे। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है कि मेरी गैसिंग करेक्ट जा रही है तो आप इसको देख सकते हो। अदरवाइज़ यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको भी देख के अपना काम चला सकते हो। क्योंकि तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। तो हमारा जो कोर्स है उसका नाम है, प्रोग्राम का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। और इसमें जो है टोटल 14 यूनिट है, यानी कि 14 यूनिट है, 14 इकाइयाँ हैं और 4 खंड हैं। ये है। पहली इकाई में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ, मूलभूत संकल्पना, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय जो शक्ति होती है उसका संतुलन कैसे किया जाता है, ये सारे पॉइंट इसमें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास द्वितीय विश्व युद्ध तक किस तरह से हुआ, ये सब इस खंड में है, यानी कि इस ब्लॉक में है। और इसमें टोटल 3 यूनिट है। अगला है दृष्टिकोण, यानी कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए जो अप्रोच चाहिए होती है उसको इसमें वो दिया हुआ है, यानी कि इसमें 4 खंड है, 4 अप्रोच दी हुई है उसमें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की घटनाएं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो घटनाएं घटी, जैसे कि शीत युद्ध हो गया या फिर रूसी क्रांति हो गई, इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं उन सब के बारे में होगा इसमें। ये रहा, इसमें शीत युद्ध के चरण दिए हुए हैं, शीत युद्ध के इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़े, शक्ति के उभरते केंद्र, वैश्वीकरण, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये खंड है, इसके अंदर जो यूनिट है वो है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और कार्य, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन यानी कि आईएमएफ जो होता है, क्षेत्रवाद और नवक्षेत्रवाद ये सारे हैं। ये आपका इनबॉक्स हो गया एक तरह से। अब देखते हैं इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सारे यूनिट से वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनको मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब आईआर। अगर आपको क्वेश्चन में आईआर दिखा मिल जाए तो उसका मतलब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही होता है। आई फॉर इंटरनेशनल, आर फॉर रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर राजनीतिक अध्ययन में एक क्षेत्र है जो संप्रभु राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है, माने कि जो संप्रभु राज्य हैं उनके बीच जो संबंध हैं, है ना, उससे संबंधित है, यानी कि उससे रिलेटेड जो अध्ययन है वो किया जाता है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर। यह एक दूसरे के साथ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ राज्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि जो ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ और दो राज्यों के बीच जो व्यवहार होते हैं उनको क्या करता है, उनका अध्ययन करता है। यानी कि दो राज्यों के बीच, किसी संस्था या राज्य के बीच, दो संस्थाओं के बीच, इन सब में क्या जो संबंध होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किया जाता है, वो तुलनात्मक पहला लगा गया, सॉरी। तो अगला है, यह राज्यों, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका राज्य और गैर राज्य के काम करने वालों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और तंत्रों के कार्यों और संघर्षों की जांच करता है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, शरणार्थियों की और प्रवासी होते हैं उनकी जो चुनौतियां होती हैं उनसे निपटने के तरीके, आईआर को समझना विश्व व्यापार के विभिन्न दृश्यों की खोज और पेशकश करने में मदद करता है। यानी कि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके बारे में डिटेल दी हुई है कि क्या क्या करता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसमें कुछ बहस भी हुई है, बहस जैसे कि किसी दृष्टिकोण को लेकर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को जिस अप्रोच के साथ देखा जाना चाहिए उन अप्रोचों के बीच बहस भी हुई है। तो उन बहसों को देखते हैं कौन सी हुई है। तो 1930 के दशक में जो है आईआर की सबसे पहली बहस हुई थी, है ना। इसे क्या कहता है, पहली महान बहस कहा जाता है। इसमें क्या था, दृष्टिकोणों और पारंपरिक रूप से कूटनीति, सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं और इन्हें तैनात करने के तरीकों के रूप में समझा गया था।
1960 में क्या हुआ था? अच्छा, 1930 की जो वो थी उसमें यथार्थवाद और उदारवाद जो है, इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच में एक बहस देखी गई थी। यानी कि कुछ राज्य, कुछ संस्थाएं जो हैं यथार्थवाद को का उपनिवेश करती थी, और कुछ जो है वो उदारवाद का करती थी कि हम इसको मान के अपने देश का विकास करेंगे, और कुछ जो यथार्थवाद को आधार मान के अपने देश की प्रगति में कार्यरत रहती थी। उसके बाद 1960 के दशक में व्यवहारवादियों और परंपरावादियों, यानी कि 1960 के दशक में व्यवहारवादी और परंपरावादियों के बीच दूसरी बड़ी बहस हुई, है ना। इसमें ठीक है, इतने समझते, ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी समझने की। अगला है 1970 और 1980 के दशक में तीसरी बड़ी बहस हुई। इसे अंतर प्रतिवाद बहस भी कहा जाता है। यानी कि 3 बहस हुई है टोटल। इनमें से कौन कौन सी है? पहली हुई यथार्थवाद उदारवाद, दूसरी है पारंपरिक और व्यवहारवादियों की, तीसरी हुई हमारी बहस हुई अंतर प्रतिवाद बहस भी कहा जाता है। तीसरी बहस जो हुई थी इसको अंतर प्रतिवाद बहस भी कहा जाता है। यह एक तरफ से उदारवादी और यथार्थवादी के बीच था, मतलब एक तरफ तो उदारवादी और यथार्थवादी थे और दूसरी तरफ कौन आ जाता? मार्क्सवादी आ गए थे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तरफ मार्क्सवादी और एक तरफ अन्य जो कार्य जो अन्य जो वर्तमान में जो या मतलब कि दृष्टिकोण उस टाइम पे उपस्थित थे, उनके बीच उनके और मार्क्सवाद के बीच की बहस थी। ठीक है, इसके बाद चौथी बहस और हुई 1980 के दशक में। उसमें क्या हुआ था कि ये देखिए, ये पॉजिटिववादियों और पश्चातवादियों, यानी कि जो पश्चिम वाले यानी कि वेस्टर्न लोग थे, वेस्टर्न कल्चर, और ये पॉजिटिववादियों के बीच क्या हुआ था? एक बहस हुई थी जिसको हम चौथी महान बहस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के पूरे अवधारणा, यानी कि क्या होता क्या है इसमें, क्या किस किस बातों के व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है ना। इसमें 2 राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, जैसे कि IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, है ना, और UN हो गई। इस तरह की जो WHO है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, और इन संस्थाओं और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं इनका अध्ययन करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदारवाद क्या है? उदारवाद के प्रमुख विषयों की व्याख्या करें। ठीक है, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद वह विचारधारा है जिसके तहत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम माना जाता है। स्वतंत्रता, सहयोग, समझौता, शांति और प्रगति इसके प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। उदारवाद की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के आरंभ से मानी जाती है ना। जॉन लॉक जो है उदारवाद के जनक माने जाते हैं। आरंभिक, है ना, आरंभ में क्या हुआ था कि ये 2 में एडम स्मिथ है और ये है के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यानी कि इसके जो शुरुआत हुई थी इसमें इनके नाम उल्लेखनीय है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थन का राजनीतिक दर्शन है। उदारवाद जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है ना, उसका राजनीतिक दर्शन है। जैसे कि उदारवाद जो है ये उन बातों पर ध्यान देते हैं, यानी कि उन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर हों या स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हों। यथार्थवादी क्या करते हैं? वो देश को आगे रखते हैं, इस तरह से, है ना। यह मानता है कि सहयोग और समझौते के माध्यम से समाज के संघर्षों का समाधान किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति ही सामाजिक संगठनों का निर्माण करते हैं। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं इनके अनुसार क्या होता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति, या व्यक्ति से इसका मतलब देश से, राज्य से है, जो होते हैं वही सामाजिक संगठनों का निर्माण करते हैं। यानी कि सामाजिक संगठन यानी कि जो अन्य देशों पर बात की जाए के मुद्दों को उठा कर रखें। अगर हम यहाँ पे व्यक्तिगत रूप में बात करते हैं क्योंकि तो वह वैलिड नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जो हमारा कोर्स है, जो प्रोग्राम है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन। तो इसमें जो हम तथ्यों को पढ़ेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। अब इसमें क्या है, उदारवाद की व्याख्या करना, एक ये लॉस्की हैं जो चिंतक हैं इस क्षेत्र के, है ना। उन्होंने कोई सरल सी परिभाषा, मतलब उनका कहना है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए कोई सरल सी जो परिभाषा देना है वो सरल कार्य नहीं है, क्योंकि उदारवाद और कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है। जो उदारवाद जो है वो कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, यानी कि कुछ सिद्धांत जो होते हैं, जैसे कि एक हो गया कि हमें नारीवाद पर बढ़ावा देना है, एक हो गया कि हमें देश का विकास करना है, तीसरा हो गया कि हमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता देनी है।
इन 3 सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, यानी कि इनका सिर्फ समूह नहीं है उदारवाद, इसलिए इसको उदारवाद की जो परिभाषा देना है वो सरल कार्य नहीं है। किसके अनुसार नहीं है? लॉस्की के अनुसार, है ना। अब आते हैं उदारवाद को नव उदारवाद के तहत पुनर्जीवित किया गया था। उदारवाद के उदारवाद जो है ये इसकी जो दृष्टिकोण है ये धीरे धीरे नष्ट होने चला गया। जैसे मैंने बताया आपको 1980 के दशक में उदारवाद और मार्क्सवाद की क्या हुई थी? बहस हुई थी। तो क्या हुआ था? 1970 के दशक के बाद उदारवाद को नव उदारवाद के तहत पुनर्जीवित किया गया, यानी कि नव उदारवाद को जो लोगों ने अपनाना बंद कर दिया था, राज्यों ने अपनाना बंद कर दिया था, उसके कुछ कारण रहे होंगे, कुछ वजहें रही होंगी, तो उनको क्या किया था? नव उदारवाद में ठीक करके, संशोधित करके फिर से पुनर्जीवित किया गया। उदारवाद के अंदर कुछ प्रमुख विषय भी हैं, जैसे कि अन्योन्याश्रय उदारवाद। उदारवाद स्वतंत्र व्यापार और पारस्परिक रूप से उत्पादक एवं आर्थिक संबंधों पर बल देता है। मुक्त व्यापार प्रत्येक देश को उन वस्तुओं और सेवाओं को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करता है जिससे उन्हें दूसरे देशों से तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? इस वाले उदारवाद में कि जो घटक है, जो इसका जो ये जो क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि आर्थिक विकास को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ना। सेम चीज़ पूरे इसमें बोली गई है, इसको पूरा पढ़ना है आपको। एक मैं बताता हूँ आपको बात, इग्नू के जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें आपको लिखना बहुत ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा 4 पेज का 5 पेज का कम से कम एक आंसर होना चाहिए हमारा 20 मार्क्स का जो होता है ना। 400 वर्ड्स की लिमिट है, इससे पहले 500 वर्ड्स की लिमिट थी। तो हमें क्या करना होता है कि जितना हम बड़ा पढ़ेंगे उतना बड़ा हम लिखने में भी समर्थ हो पाएंगे। इसलिए सिर्फ सुनने तक ही आप सीमित ना रहें, इसको पढ़ें भी। पढ़ने से क्या होगा कि आप जितना बड़ा आंसर पढ़ोगे उतना बड़ा लिख भी पाओगे। अगर आपने मान लो 1000 वर्ड पढ़े हैं तो आप 400 वर्ड तो आराम से लिख ही दोगे। अगर आप मेरी सिर्फ बातें सुन के जा रहे हो, देखो 400 वर्ड के आंसर को मैं मुश्किल से 100 या 150 वर्ड में आपको समझा रहा हूँ, है ना। और उसको क्या है, आप 100 वर्ड को भी 50 वर्ड ही लिख पाओगे वहाँ जाके। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो ब्राइट हैं, जिनकी लिखने की या सोचने की क्षमता अच्छी है, वो जिसको 200 वर्ड में कर देंगे लास्ट, लेकिन 400 आपको फिर भी कम पड़ेंगे। इसलिए क्या है, आप इस PDF को पढ़ें, है ना। इसमें क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी कि आप एग्ज़ाम में पूरा आंसर, सफिशिएंट आंसर लिख पाओ, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। यानी कि अगर आप तथ्य पूरे लिख के आ रहे हो, जो मेन पॉइंट है उनको पूरा लिख के आते हो, लेकिन आप आंसर जो है उसकी वर्ड लिमिट कम होती है, तो आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली कम ही मिलेंगे। इसलिए तो पहले घटक में क्या हुआ, आर्थिक विकास के बारे में बात की गई, यानी कि आर्थिक जो क्षेत्र हैं उनको विकास किया गया। अगला है लोकतांत्रिक उदारवाद। एक मिनट। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत का, लोकतांत्रिक शांति जो होती है वो इस सिद्धांत का मानना है कि उदार लोकतंत्र राज्यों के मध्य लगभग कभी भी युद्ध नहीं हुआ। जो उदारवाद के जो मानने वाले देश हैं ना, इनके बीच में कभी भी युद्ध नहीं हुआ, आपस में विवाद भी बहुत कम हुए हैं। उदारवादियों का तर्क है कि राज्यों का बाहरी व्यवहार जो होता है उनके राजनीतिक और संवैधानिक निर्माण से प्रभावित होता है। आमतौर पर अधिनायकवादी राज्यों को आक्रामक और सैन्यवादी के तौर पर देखा जाता है, यानी कि जो अधिनायकवादी शासन होते हैं उनको आक्रामक देखा जाता है, यानी कि वह किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं। छोटी सी बात है, छोटी सी नहीं मतलब बड़ी होती हैं बातें तो, लेकिन मतलब अगर उसको हम बातचीत से सुलझाना चाहते तो सुलझा सकते हैं, समझौते होते हैं, आजकल तो ट्रीटियाँ साइन होती हैं। लेकिन जो अधिनायकवादी राज्य हैं उनको हम अधिक आक्रामक मानते हैं। किसकी नज़रों से, किसकी दृष्टि से? उदारवाद की दृष्टि से। हम अपनी दृष्टि नहीं लगाने इसमें, हम उदारवाद की बातें करें तो उदारवाद के दृष्टिकोणों को बताएंगे कि उदारवाद जो है ये चाहता है, ये देखता है और ये करता है, इस तरह से। तो जबकि जो गणतांत्रिक राज्य होते हैं, जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं, वह आचरण, उनका जो आचरण होता है वो शांतिपूर्ण होता है, यानी कि वो पहले समझौते पर बल देते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान, हम लड़ाई से ज़्यादा समझौते करते हैं। 1999 का समझौता, है ना, शिमला समझौता, बहुत सारे समझौते हुए हमारे भाई बीच में। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, वो बार बार अपनी औकात दिखाई देता है। तो वो अलग टॉपिक है, उसको बाद में पढ़ते हैं। अगला है उदार संस्थावाद। उदार संस्थावादी स्वयं को हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत का श्रेय प्रदान करता है। अच्छा ठीक है, इसको बताऊँ। सामाजिक समझौता जो है सामाजिक समझौता सिद्धांतकारों का मानना है कि समाज के स्वरूप को बर्बर एवं अराजक होने से रोकने के लिए एक बाहरी संप्रभु शक्ति की जागरूकता होती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो कैसी है? अराजक है, यानी कि हर राज्य अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और जो नहीं मानता है वो श्रेष्ठ बनने की कामना करता है, चाहे इसके लिए उसको अन्य राष्ट्र को नीचा दिखाना पड़े,
है ना, या सेना का प्रयोग करना पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश अपने आप को उच्च मानता है और उच्च देखना चाहता भी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है तथा केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा शासित नहीं है, यानी कि जैसे हमारा देश है, हमारे देश में 28 राज्य हैं, लेकिन इनके ऊपर एक केंद्र सरकार बैठी हुई है जो इन सबको निर्देश दे सकती है, आदेश दे सकती है, और जैसे गलत समय में डांट फटकार भी सकती है ना, इस तरह की बात है। लेकिन जो विश्व है उसमें 200 कुछ देश तो हैं, लेकिन कोई केंद्रीय सरकार या केंद्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सके, जो इन सब पर एक अधिकार जमा सके ऐसे। इसलिए इसे कानून के शासक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत होती है जो सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित होगा। उदारवादी संस्थावाद संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विचारों को प्रोत्साहन देता है ना। स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली निर्धारित नियमों और संस्थाओं के द्वारा आधारित और शासित होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह मुख्य बाहरी तंत्र है जो संप्रभु राज्यों की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए एक जरूरी है, वरन ये राज्य अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए उन्मुख होते हैं, है ना। अधिकतर बुनियादी संस्थावादी वैश्विक शासन की चुनौतियों और वैश्वीकरण के प्रभावों को पूर्ण करने की बहुपक्षवाद का समर्थन करते हैं, यानी कि जो वैश्वीकरण के प्रभावों को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, जो बहुपक्षवाद है उसका समर्थन करते हैं। ये इसको पूरा पढ़ना है आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने इसमें यथार्थवाद को ऐड नहीं किया है, तो यथार्थवाद जो है इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए यानी कि दिसंबर 2021 वाले, ये एग्ज़ाम मार्च में हुए हैं अभी 4 महीने पहले, तो उसमें यथार्थवाद का क्वेश्चन आया है और मैं देख रहा हूँ कि जो क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं हो रहे हैं इस बारी, है ना, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। क्योंकि आप जो वीडियो आप देख रहे हो तो आपके पास मुश्किल से 1 या 2 दिन का टाइम है, 1 या 2 दिन में आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं जाओगे, तो मैं वही लेके आया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं ऐड किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईआर में नारीवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करें। आईआर क्या है जी? आईआर क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नारीवाद 1960 में यूरोप में उभरा, जहां महिलाओं ने उन्हें दी गई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका की चुनौती दी और जोर दिया कि ये भूमिकाएं स्वाभाविक नहीं हैं। यह वह समाज है जिसने महिलाओं को घरेलू कामकाज और पुरुषों को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में तक सीमित किया है, यानी कि जो महिलाओं को सीमित करते हैं कि आप घरेलू कामकाज संभालो और पुरुषों को कहते हैं कि आप आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सब कार्य संभालो, है ना। यह वह अच्छा ये ठीक है। नारीवाद में केंद्रीय विषय सार्वजनिक और निजी विभाजन है। प्रतिसत्तात्मकता, लिंग और लिंगय और समानता में अंतर जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। नारीवादियों ने समझाया कि एक क्रमित और अप्राकृतिक सार्वजनिक और निजी विभाजन है, जहाँ सार्वजनिक रूप से केवल पुरुषों जो तक सीमित है, यानी कि जो हमारा समाज है नारीवाद के आने से पहले तक। नारीवाद कब आया था? 1960 के दशक में। कहाँ हो रहा था? यूरोप में। उससे पहले क्या था कि उससे पहले क्या अभी भी हमारे यहाँ देश में तो अभी भी देखा जाता है पितृसत्तात्मक, यानी कि जो पुरुष का जो समाज होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। शादियाँ होती हैं तो जो वर पक्ष जो होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली दिखाता है अपने आप को, इस तरह से है। तो जो नारीवादी होते हैं ये नारियों की लिए आवाज़ उठाते हैं, नारियों के लिए कार्य करने की चेष्टा रखते हैं। तो यही पूरा समझाया गया है इस पूरे क्वेश्चन में। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको समझ सकते हो बहुत प्यार से, तो इसको पूरा पढ़िएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ आगे। तो अगला राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है। राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित करने के लिए हम सिंपल सा समझते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति होती है कि एक ऐसी शक्ति जो किसी राज्य द्वारा अन्य राज्य, यानी कि किसी एक राज्य द्वारा अन्य राज्य के जो उद्देश्य है या जो उनकी जो नियम है या उसका जो व्यवहार है उसको प्रभावित करने वाली शक्ति होती है। जैसे अब पाकिस्तान है, अब वो चाइना के साथ कोई पॉलिसी साइन करता है या फिर कुछ भी करता है। जैसे अभी चलो एग्जांपल देता हूँ, बांग्लादेश है,
बांग्लादेश जो है वहाँ पे चाइना की जो नेवी है वहाँ पे अपना एक बंदरगाह बनाना चाहती है, वहाँ पे स्टे करना चाहती है। लेकिन क्या है कि इंडिया की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पकड़ है, या फिर जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उनकी साथ जो पकड़ है, उसमें वो क्या करती है कि उनको, चाइना को नहीं आने देती बांग्लादेश में, है ना। हर बारी क्या होता है, उसको मुँह की खानी पड़ती है। ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, क्योंकि भारत जो है बांग्लादेश पर, एक तो भारत, बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। पूरे जो सेना है पूरी भारत की गई थी उसमें, मुक्ति वाहिनी के साथ साथ। तो ऐसा ही है, जो शक्ति होती है वो किसी अन्य राज्य के जो व्यवहार हैं उसको प्रभावित करने की शक्ति है। यानी कि राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति होती है जो किसी अन्य राज्य की के व्यवहारों को प्रभावित कर सके, चेंज कर सके, बदल सके अपने प्रभाव से। ऐसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। शक्ति के विभिन्न तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों को कई बार शक्ति के निर्धारक तत्व भी कहा जाता है, परंतु ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि उचित मतलब ठीक, अनुचित मतलब गलत है, ठीक है। क्योंकि शक्ति के तत्व अपने आप में शक्ति नहीं है। जो शक्ति के तत्व होते हैं वो अपने आप में शक्ति नहीं है, शक्ति है इसीलिए वो तत्व जो है हमें नज़र पड़ते हैं, यानी कि हाईलाइट होते हैं। अगर शक्ति ही नहीं होगी तो उन तत्वों का कोई वैल्यू नहीं है। तो वही कहना चाह रहा है ये। वो तत्व हैं कौन से, उन्हें पढ़ते हैं अभी हम। अपितु उनका होना शक्ति प्राप्त करने में सहायक होता है। अतः इन तत्वों के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा परस्पर निर्भर रहते हैं। दूसरा, इन तत्वों को वस्तुनिष्ठ रूप में मापना कठिन होता है। तीसरा है, उनके संबंध में अनुमान ही लगाया जा सकता है ना। इनका सही मात्रा में आकलन इसलिए संभव नहीं हो सकता क्योंकि ढांचागत और तकनीकी परिवर्तनों के कारण क्या होता है, के कारण इनमें भी बदलाव संभव है। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रीय शक्ति किसी एक तत्व से नहीं बल्कि विभिन्न तत्वों के किसी विशेष परिस्थिति में योग पर आधारित होती है। इन्हें अपनी प्रवृत्ति के स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है ना। अब देखते हैं आगे। विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया है ना। मोरगेनथाउ जो हैं, इन्होंने दो भागों में स्थायी व परिवर्तनशील में बांटा है। उनके अनुसार जहां भूगोल व प्राकृतिक संसाधन इकाई हैं, वही सैन्य तैयारी, आबादी, राष्ट्रीय चरित्र, कूटनीति व सरकार परिवर्तन है। सरकार परिवर्तनशील है ना। और ऑर्गन्स की जो है, इन्होंने क्या बोला है, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय चरित्र आदि जो है इन भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, सामाजिक और प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक में आते हैं भूगोल, संसाधन, आबादी, है ना। और सामाजिक में आते हैं आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा, राष्ट्रीय चरित्र, इस सब पॉइंट आते हैं सामाजिक में, इसमें बांटते हैं। एक EH कार जो है, इन्हें सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति एवं विचारों पर शक्ति के रूप में विभाजित करते हैं, है ना। महेंद्र कुमार इन्हें प्राकृतिक और सामाजिक तथा विचारात्मक रूप में वर्णित करते हैं, है ना। इस तरह से जो अलग अलग जो वेता हैं वो अलग अलग जो चिंतक हैं, है ना, वो अलग अलग रूप में इनको वर्गीकृत करते हैं। तो हम देखते हैं कि मेनली कौन कौन से हैं। पहला है भूगोल। भूगोल भी देश की राष्ट्रीय शक्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कई विद्वान तो भूगोल को ही राष्ट्रीय शक्ति के रूप में देखते हैं। भूगोल के राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित 4 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, यानी कि अहम महत्वपूर्ण है। पहला है क्षेत्रफल और आकार। किसी देश का क्षेत्रफल और आकार जो है उसकी शक्ति के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ऐसा नहीं है कि क्षेत्र छोटा होगा तो देश कमज़ोर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बड़ा होता है उसका प्रभाव अलग ही होता है। अगर हम क्षेत्रफल के आकार पर शक्ति देंगे तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूस होना चाहिए, लेकिन है कौन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA। अगला है स्थल आकृति, फिर है स्थिति तथा जलवायु, है ना। क्षेत्र आकार मैं समझा दिया आपको, है ना। जिसमें क्षेत्र में रहने लायक जगह कितनी है, कहीं ज़्यादा जंगल तो नहीं है, ज़्यादा नदियाँ तो नहीं है, ज़्यादा रेगिस्तान तो नहीं है ना। ये सब भी निर्भर करता है। तो जो रहने योग्य भूमि है उसकी बात होती है मुख्यतः। अगला है स्थलाकृति। किसी भी देश की स्थलाकृति में उसे शक्ति बनाने में सहायक और रुकावट बन सकती है। यानी कि जो किसी भी देश की स्थलाकृति होती है, स्थल की आकृति होती है, वह उसे सहायक भी बना सकती है
और उसमें रुकावट बन सकती है। किसी देश की जो भूमि होती है उसमें पहाड़ व दुर्गम एरिया है, पैदावार वाला भूमिगत मैदान है या बर्फ से ढका प्रांत है, तो उसे लाभ हानि की स्थिति में रखा जा सकता है। द्वितीय, स्थलाकृति के आधार ही सीमाओं का आकलन निर्भर जो सीमाओं का आकलन है उसकी स्थिति निर्भर की जा सकती है। क्या इस प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं हैं, है ना, वह स्पष्टता कहाँ से आती है? स्थलाकृति से आती है। ये सब के तत्व, ऐसे तत्व जो हैं वो स्थलाकृति में आते हैं, है ना। व्यापार संभव है या नहीं, इस मुद्दे से काफ़ी ठीक है। उसका बाह्य विश्व से, ठीक है। ये सब सारे पॉइंट है जो स्थलाकृति में आ सकते हैं, इनको आप पढ़ लेना पूरे को, फिर आपको ये डिस्क्राइब करना है सारे जो है। इसमें एग्जाम्पल भी दिए होते हैं, है ना, और जो बातें लिखी होती हैं उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ होता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ये लोग। सेम इसी तरह आपको लिखना है, लेकिन लैंग्वेज अपनी यूज़ करनी है। अगर आप किताबी लैंग्वेज यूज़ कर दोगे तो फिर आपको पता ही है आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं पूरे ठीक से, क्योंकि बहुत से सेंटर ऐसे हैं जो अभी भी चीटिंग में थोड़ी सी आस्था रखते हैं, अपनी चीटिंग कराते हैं बच्चों को पैसे लेके। तो वो क्या करेंगे, गाइड पकड़ा देंगे हाथ में, बच्चा जो है गाइड पूरी सेम कॉपी कर देगा। तो बिल्कुल किताबी भाषा अगर हम लिखते हैं तो उससे हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं कभी भी। तो इसलिए क्या करना है आपको, गाइड से या किताब से कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो। इसलिए जो आपने देखा होगा कभी भी, जो अगर गाइड वाले चीटिंग वाले बच्चे पास होते तो वो हमेशा टॉप पे रहते, लेकिन टॉप हमेशा पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको किताबों से समझते हैं और जो उसका जो व्याख्या करते हैं वो अपनी भाषा में करते हैं, है ना। आवातीय स्थिति, राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में उसकी स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। प्रथम, किसी भी राष्ट्र की भूमध्य रेखा से दूरी नज़दीकी के कारण वहाँ की जलवायु, जनसंख्या, मौसम आदि में सीधा असर पड़ता है ना। ये बहुत कॉमन सी बात है, भूगोल में आपने पढ़ी होगी 5वीं छठी में। इस सुखद एवं कष्टदायक दोनों की स्थिति पैदा कर सकता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा से स्थिति है, जो जलवायु, जनसंख्या, मौसम आदि को प्रभावित कर रही है, वो बहुत सुखद भी हो सकती है और कष्टदायक भी हो सकती है। द्वितीय, किसी राष्ट्र की स्थिति पर ही यह निर्भर करता है कि वह राष्ट्र समुद्री शक्ति है या थल शक्ति बनने के योग्य है। तीसरा, किसी राष्ट्र की स्थिति उसकी विदेश नीति को भी निर्धारित करती है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला है, जलवायु। जलवायु किसी भी राष्ट्र को की शक्ति, मतलब राष्ट्र की शक्ति जो है बनने में अहम भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र को शक्ति बनने में अहम भूमिका निभाती है कौन? जलवायु। किसी राष्ट्र के उत्पादक, है ना, उत्पादन, जनसंख्या, मानव संसाधन आदि के विकास संभव है। यदि किसी राष्ट्र की जलवायु वहाँ की आबादी के रहने, उद्योग करने, फलने फूलने के लायक नहीं है तो वहाँ वह राज्य जो है बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। बड़े बड़े रेगिस्तान, ठंडे पड़े क्षेत्र, तापमान की अधिकता व अपेक्षाकृत नमी वाले क्षेत्रों में, रेगिस्तान, ठंडे पेड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय मानव संसाधन, वनस्पति उद्योग आदि का विकास संभव नहीं है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु का होना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन, है ना। इसमें क्या है, राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में एक अन्य सहायक है उसके प्राकृतिक संसाधन। यानी कि किसी देश की जो सीमा है उसके अंदर कोयला प्राप्त होता है, तो वह अन्य देशों में कोयला बेचकर अपनी धाक बना सकता है कि अगर तुम मेरे साथ धोखाधड़ी करोगे तो मैं अपने देश से कोयले का जो निर्यात है उसको बंद कर दूंगा, है ना। कोई देश पेट्रोलियम पे है ना, किसी देश के पास यूरेनियम है जो परमाणु बम बनाने में कार्य करता है, या कोई और धातु है, सिलिकॉन है, जो कुछ भी हो सकती है। जैसे ताइवान है, ताइवान जो सिलिकॉन वैली बना पड़ा इस टाइम पे, मतलब उसके पास सिलिकॉन के मामले में 60% मार्केट उसने कवर करी हुई है। और अभी चीन और ताइवान में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें महंगाई बढ़ेगी। सिलिकॉन क्या होता है, जो मोबाइल फ़ोन में जो हमारा मदरबोर्ड होता है ना, उसमें यूज़ होता है सिलिकॉन। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन में क्या कह सकते हैं, खनिज पदार्थ हो गए, जैसे कि तेल, कोयला, लोहा, तांबा, पीतल, माइका, यूरेनियम आदि। जितनी भी धातुएं प्रचुर मात्रा में होंगी, देश उतना ही शक्तिशाली होगा, है ना। अगला है जनसंख्या। यद्यपि जनसंख्या के अनुपात में किसी राष्ट्र की शक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो जनसंख्या है सिर्फ उसके आधार पर हम किसी भी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता तो चीन व भारत विश्व की पहली या दूसरी बड़ी शक्ति होते। अगर सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से शक्ति देनी होती तो चीन और भारत जो है ये शक्ति के मामले में सर्वप्रथम होते, पहले या दूसरे स्थान पर होते, है ना। और जो है अगर जनसंख्या कम होती है तो भी जो राष्ट्र है वो महाशक्ति नहीं बन सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है कनाडा। वहाँ पे क्या है, लोग बहुत अमीर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत साक्षर है, लेकिन क्या है वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से वो उसकी शक्ति में अवरुद्ध बनता है, जनसंख्या जो है अवरुद्ध बनती है। ये सब क्या है, जनसंख्या के तत्व हैं, इनको आप पूरा पढ़ सकते हो।
और जैसे अगर ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो देश में भुखमरी की स्थिति होगी, बेरोजगारी ज़्यादा आएगी, क्योंकि कोई भी देश जो है ज़्यादा कितना वो एम्प्लॉयमेंट देगा आपको। आप बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी हर चीज़ की सीमाएं होती हैं ना, संसाधन जो है सीमित होते हैं और ज़रूरतें असीमित होती हैं। वही है। अगला है आर्थिक एवं तकनीकी विकास। किसी राष्ट्र के संसाधनों का उचित प्रयोग उस राष्ट्र के आर्थिक एवं तकनीकी विकास पर निर्भर करता है ना। ये बहुत कॉमन सी बातें हैं। जो देश जो है आर्थिक मामले में विकसित होंगे उनकी शक्ति ज़्यादा प्रभावशाली होगी, जैसे कि चाइना है, अमेरिका है ना। और तकनीकी विकास, जो देश तकनीक के मामले में आगे होंगे, जैसे कि इजराइल है, छोटा सा देश है लेकिन बहुत ज़्यादा अपने डिफेंस सिस्टम के मामले में तो वो बहुत ज़्यादा आगे है, अमेरिका से भी आगे है इवन, है ना। ये है तकनीकी और आर्थिक विकास जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका शो करता है। अगला है सैन्य क्षमता। एक शक्तिशाली राष्ट्र के पास अपने संसाधनों एवं क्षमताओं के अनुरूप सैन्य शक्ति का होना भी आवश्यक है। यह सैन्य क्षमता ना अधिक बड़ी ना ही अधिक छोटी होनी चाहिए, बल्कि उस राष्ट्र की विदेश नीति की जो प्रतिबद्धताओं को लागू करने और अच्छा बताता हूँ मैं इसको अपनी भाषा में। सैन्य क्षमता का क्या होता है कि सैन्य क्षमता अधिक पावर शक्तिशाली होनी चाहिए। सेना जो है शक्तिशाली तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि सेना अपने आप को ही राज्य से ऊपर मान ले, जैसे कि पाकिस्तान। इसमें क्या है, सेना मजबूत है, अच्छी बात है, मानते हैं सेना मजबूत है, लेकिन सेना जो है वो सरकार का ही तख्ता पलट कर देती है ना। अब सेना का काम मतलब सैनिकों का काम सुरक्षा करना है। अगर वो राजनीति में उतर जाएंगे तो क्या स्थिति होगी देश की। वही है। तो सैन्य क्षमता जो है शक्तिशाली होने के साथ साथ सुव्यवस्थित भी होनी चाहिए, व्यवस्थित सेना होनी चाहिए जो सरकार के अंदर में काम करे। नीतियाँ बनाना सरकार का काम होता है, उनको लागू करवाना सेना का काम होता है, इस तरह से। फिर है सरकारी ढांचा। एक अच्छा सरकारी तंत्र का भी होना राष्ट्रीय शक्ति के हेतु आवश्यक होता है। यानी कि अब देश बहुत अमीर है, आर्थिक विकास भी ठीक है, तकनीक के मामले बहुत आगे है, लेकिन उसमें क्या हुआ, शासन जो है उस पर मूर्ख आके बैठ जाए, अनपढ़ व्यक्ति आके बैठ जाए तो क्या होगा, जो नीतियाँ हैं उनका शोषण किया जाएगा, जनता का भी शोषण होगा, जनता के पैसे खाए जाएंगे, है ना। रिश्वतखोरी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। इस तरह के जो पहलू हैं वो देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला आता है विचारधारा। राष्ट्रीय शक्ति के विस्तार में विचारधारा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विचारधारा से किसी भी राष्ट्र की विचारधारा कैसी है, जैसे कि चीन जो है मार्क्सवादी विचारधारा पर निर्भर करता है ना। इस तरह से विचारधारा जो होती है, मार्क्सवादी विचारधारा जो है ये बहुत अच्छी विचारधारा है अगर किसी देश के विकास के मामले में देखा जाए तो। और अगर किसी देश के नागरिकों के बारे में सोचा जाए तो उदारवादी विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है। क्यों? क्योंकि उदारवादी जो है वो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, स्वतंत्रता को सर्वप्रथम मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं। ये है। अगला मनोबल, है ना। मनोबल यानी कि साहस जो होता है, ये भी सूक्ष्म है लेकिन प्रभावशाली है, इसको भी अब पूरा पढ़ना। अगला है कूटनीति। कूटनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, बांग्लादेश और चाइना वाला, उसमें क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके साथ इनके इतने मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और कूटनीतिक संबंध भी अच्छे हैं इनके। जो राजनीति होती है वो इन दोनों देशों के बीच बहुत प्यार से, बहुत सद्भावना से होती है। जिससे क्या होता है कि हम चाइना को उससे दूर रखने में समर्थक हैं, यानी कि सामर्थ्य है हमारे पास। दूसरा भूटान। भूटान जैसे देशों से भी हमने जो है बहुत अच्छी कूटनीति बनाए रखी है, जिससे क्या है कि चाइना उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है ना। अभी दक्षिण चीन सागर में भारत और वियतनाम के जो संबंध है वो बहुत गहन होते जा रहे हैं। भारत की ONGC जो है वियतनाम से पेट्रोल निकलती है ना। और जब भी अगर वह काम वियतनाम खुद करता है तो क्या होता है कि चाइना जो है उस पर रोक लगाती है, बाधा डालती है, इस तरह की होती है। तो कूटनीति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, और देखते हैं ये राष्ट्रीय शक्ति के लिए ही है मनोबल। अगला है शक्ति संतुलन क्या हो सकता है। शक्ति संतुलन के बारे में देखते हैं क्या है। परमाणु युग में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए विश्व के सशक्त राष्ट्रों ने परमाणु की भयंकर बाढ़ से बचने के लिए, अच्छा मैं बताता हूँ उसको शॉर्ट में क्या होता है, आप इसको फिर पूरा पढ़ के लिख सकते हो। शक्ति संतुलन होता है कि मान लो हम इंडिया है, हमारा देश इंडिया है, अब पाकिस्तान है। अब क्या होगा कि हमने क्या करा, हम अपने शिक्षा क्षेत्र में भी ध्यान दे रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, है ना। हम अपने सैन्य शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं, है ना। हम अपने जो तकनीकी है यानी कि जो इसरो वगैरह है इनको विकसित कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, सैन्य जो सब पे हमारा जो बजट बनता है वो आवंटित हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है।
लेकिन क्या हो कि अगर हम पूरा बजट जो सेना को दे दें तो क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी स्थिति बन जाएगी पाकिस्तान जैसी। जैसे कि इन्होंने क्या करा, सेना को अधिक बजट दिया, इन्होंने 130 परमाणु बम तो बना लिए, हमसे 10 ज़्यादा हैं, लेकिन क्या हुआ कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ख़त्म होने लगी, जीडीपी कम हो गई, इनकी जो ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो इनके रुपये की जो कीमत है वो कम हो गई। इस तरह की स्थितियाँ आई और शैक्षिक जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम हो गई। इनके देश का जो स्पेस मतलब स्पेस एजेंसी है या फिर जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत पीछे रह गए, मतलब क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा बजट, जो पूरा पैसा है, जो पूरा ध्यान है वो सेना की तरफ शुरुआत में दे दिया। और बाद सेना ने क्या किया, सेना ने अपने आप को सरकार से ऊपर समझकर कर दिया काम इनका, कर दिया वो तख्ता पलट, वही है। तो शक्ति संतुलन क्यों जरूरी है, शक्ति संतुलन, अच्छा ये तो मैंने बात की किसी एक देश की। अब क्या हो कि अब अनेक देश हैं, अमेरिका के पास परमाणु बम है ना, और रूस के पास भी हैं, भारत के पास भी हैं। तो जो भी परमाणु संपन्न देश हैं या कोई भी देश है जो शक्तिशाली है, जैसे इसराइल है, तो इसको क्या है कि अगर ये देश शक्तिशाली ज़्यादा हो जाएंगे तो कभी भी अपने परमाणुओं का, अपने बमों का, अपने हथियारों का ट्रायल कर सकते हैं, है ना। इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको, बहुत प्यारा, बहुत सबसे सबसे ज़्यादा करंट में ये बहुत फैला हुआ है। वो करेंगे, है ना, क्या करेंगे कि अपने जो हथियारों की जो टेस्टिंग है वो कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी देश पर मार दिया, कुछ भी कर दिया। तो इसलिए क्या होता है कि जो शक्ति है उसको संतुलित करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि शक्ति जो है किसको कितनी शक्ति दी जानी चाहिए। अगर तुम्हारे पास परमाणु बम है तो कब इसका इस्तेमाल करोगे, कहाँ इस्तेमाल करोगे, है ना, कितने रख सकते हो तुम, 300 मीटर तक की मिसाइल रख सकते हो, तुम 300 किलोमीटर रख सकते हो, इस तरह से होता है ना। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सबसे बढ़िया इंडिया की एक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडिया और रूस ने मिलकर बनाई है। वो अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया की मिसाइल गलती से टेक ऑफ करके पाकिस्तान की जो लैंड है उसमें आकर गिरी है, मतलब कि, लेकिन उसमें कोई ऐसे विस्फोट वगैरह नहीं था, तो किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो उससे क्या दिखाया जाता है कि अगर ऐसे शक्ति संतुलन ना ही हो नहीं होगा तो क्या कोई भी देश किसी पे भी कभी भी हमला कर देगा, है ना, कुछ कितने भी परमाणु बम बना लेगा, कितना भी हथियारों का हथियारों की होड़ कर सकता है एक तरह से वो। इसलिए क्या होता है कि शक्ति का संतुलन अनिवार्य होता है किसी भी देश की। अगर अगर हम शक्ति पर संतुलन नहीं करेंगे तो वो अत्यंत प्रभावशाली बन जाएगा सब किसी पे भी। जैसे कि दक्षिण कोरिया है, वो अमेरिका का उस पर दबाव बनाता है तो वो बोलता है कि मैं दक्षिण कोरिया को मार दूंगा वो बोलता है कि मैं जापान पे परमाणु बम मार दूंगा। इस तरह से शक्ति का संतुलन अनिवार्य होता है। इन सब चीज़ों को ही इसमें लिखा हुआ है, उसको ढंग से पढ़ सकते हो आप। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, देखते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जाग जाना या जीवित हो जाना। यह शब्द फ्रांसीसी भाषा के रिनेसा शब्द से उत्पन्न हुआ है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप वासियों ने मध्यकाल की निर्जीव एवं मात्र प्राय प्राचीन रोम और यूनानी सभ्यता को जो है पुनर्जीवित कर प्रतिष्ठा करने के जो प्रयास किए उसे ही इतिहास का पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा कोशिश करना पड़ने की समझने की। पुनर्जागरण की परिभाषा जो है वो अन्य अन्य अलग अलग जो चिंतक हैं, अलग अलग जो इसके क्षेत्र के विद्वान उन्होंने अलग अलग दिए। जैसे कि फिशर का मानना है कि मानवतावादी आंदोलन का प्रारंभ धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, सत्यापन एवं चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छापे खाने का आविष्कार इत्यादि विशेषताओं को सामूहिक रूप से सांस्कृतिक जागरण कहते हैं। फ्रांस के जो इतिहासकार हैं जूलन मिसीलेट, कैसे नाम है, दो व्यापक आयामों की ओर इशारा करते हैं, है ना। इस तरह से जो अलग अलग चिंतक हैं, अलग अलग विद्वान हैं, वो अलग अलग बातों को करते हैं। तो आपको इन सब विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ना है, फिर अपनी एक परिभाषा खुद की बनानी है जो हम एग्ज़ाम में लिखनी होती है ना। और ये मनुष्य की खोज के अंतर्गत मानव शक्ति के उस पक्ष को लिया गया है जिसके द्वारा उसने मध्यकालीन पोपशाही को आविष्कार किया था तथा विकसित एवं रचनात्मक दृष्टि का अवलंबन किया। उपरोक्त विद्वानों के विचारों से सही स्पष्ट होता है कि पुनर्जागरण का ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें मनुष्य मध्यकालीन संबंधों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ था, है ना। पुनर्जागरण की विशेषता भी हैं कुछ, उनको देखते हैं।
पुनर्जागरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, है ना। अब इसमें पहला है मानववाद। पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता मानववाद थी। मानववाद का अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव की का आदर करना, मानव मतलब मानव को इसमें मुख्य बिंदु किया हुआ है। मानव के इर्द गिर्द जो जितनी भी क्रियाएं हैं मानव को सर्वोच्च बनाने वाली, उन पर ध्यान दिया। अगला है स्वतंत्र चिंतन। इस युग में अनेक विचारकों ने अंधविश्वास की प्रवृत्तियों का विरोध किया और यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी भी बात को स्वीकारने से पहले मनुष्य को अपने विवेक का प्रयोग कर लेना चाहिए। इस प्रकार स्वतंत्र चिंतन अथवा बुद्धिवाद का उत्कर्ष पुनर्जागरण युग में भी प्रमुख विशेषता है। अगला है विज्ञानवाद। पुनर्जागरण काल में पुनर्जागरण काल में विचारों की पुष्टि के लिए प्रयोगवाद अथवा विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला। वैज्ञानिक चेतना के प्रवर्तकों में फ्रांसीसी बेकन का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए इसमें? पहला है मानववाद, फिर है स्वतंत्र चिंतन, अगला है विज्ञानवाद, फिर अगला है सहज सौंदर्य की उपासना। इसमें क्या देखते हैं हम, क्या है? पुनर्जागरण कालीन साहित्य एवं कला में सहज सौंदर्य की उपासना का दिग्दर्शन होता है। इस युग की कला एवं साहित्य पर मानववादी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अब कला और साहित्य में सौंदर्य एवं प्रेम की अपेक्षा नहीं की गई है। ठीक है, सौंदर्य के प्रदर्शन को कला में स्थान मिला। अगला है कला की प्रगति, है ना। कला के जो क्षेत्र हैं उसमें प्रगति करना, ये इसमें आता है ना। फिर अगला है देशज भाषाओं का विकास। जो बोलचाल की भाषा होती है ना, उस भाषा में के माध्यम से बहुत जल्दी ज्ञान, जैसे अब हमें ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान लेना है किसी से, और मान लो हमें इंग्लिश का ज्ञान लेना है और जो अगला व्यक्ति है वो हमें इंग्लिश में पढ़ाए, जैसे कि कम का मतलब आना होता है तो हिंदी में ना बता के इंग्लिश में ही बताए, तो हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्या तो मेन बात क्या है कि हमें जो ज्ञान को अगर लेना है, ज्ञान का अर्जन करना है, तो देशज भाषाओं का विकास करना होगा। यानी कि जो हमारी दैनिक जीवन की जो भाषाएं हैं, जो गरिमा है भाषाओं की, उन पर ही ध्यान देना चाहिए और उसी भाषा में कार्य करना चाहिए। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करें। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी युद्ध था। यह 1914 से प्रारंभ होकर 1918 तक चला। इसके कारण जो निम्नलिखित हैं। पहली है उग्र राष्ट्रीयता। उग्र राष्ट्रीयता, इसमें क्या होता है? फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने राष्ट्रीयता की भावना को उग्र बना दिया। प्रत्येक राष्ट्र अपने विस्तार, सम्मान और गौरव की वृद्धि के लिए दूसरे देशों को नष्ट करने की भावना रखने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, अगला है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड की और जर्मनी के जो बराबर उपनिवेश पाने की चाहत, उसके द्वारा युद्धपोत, इम्परेटर तथा कील नहर के निर्माण ने जर्मनी एवं इंग्लैंड को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बना दिया। अगला है जर्मनी व फ्रांस के बीच प्रतिस्पर्धा। यानी कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, उसने क्या करा? शीत युद्ध को बढ़ावा दिया, है ना। इस तरह से फिर गुटों का निर्माण। मतलब गुट बनने लगे थे अलग अलग, जैसे कि संघर्ष व टकराव की स्थिति में कई गुटों का निर्माण हुआ। जैसे कि 1882 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और इटली ने त्रिगुट की स्थापना की। वहीं 1907 में इंग्लैंड और रूस एवं फ्रांस ने त्रिदेशीय संधि की स्थापना की, है ना। ऐसे ही क्या हुआ था? अनेक गुट बने थे जो एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे थे, जो शीत युद्ध कह रहा हूँ, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बने। फिर है सर्व स्लाव आंदोलन तथा बाल्कन राजनीति। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है इसका। बाल्कन के कई राज्य तुर्की के अधीन थे। तुर्की व ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों में रहते थे, स्लाव में रहते थे, जो मूल रूप से रूसी जाति, मतलब जो है जो बाल्कन के कई राज्य जो हैं तुर्की के अधीन थे। बाल्कन के जो राज्य थे वो तुर्की के अधीन थे,
है ना। और तुर्की व ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में स्लाव रहते थे। तुर्की का जो और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है उसमें कौन रहते थे? स्लाव रहते थे, जो कि रूसी जाति थे, यानी कि जो स्लाव हैं वो रूस की जाति है और रहते कहाँ हैं? तुर्की और ऑस्ट्रिया के कुछ राज्यों में। इन सवालों ने रूस के समर्थन में से हर्जेगोविना, ये जो है सॉरी ये को स्वतंत्र करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध किया तथा स्लाव राज्यों, है ना, बोस्निया एवं ये फिर से है हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया व रूस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। अगला है कूटनीतिक संधियाँ। कूटनीतिक संधियाँ क्या होती हैं? जैसे कि चलो इसमें देखते क्या है, ज़्यादा समझाना फिर वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी ना, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ ताकि आपके पास पूरा जो आपकी PDF है इसे मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो इससे आप पढ़ के समझ सकते हो उस बातों को, है ना। बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित करने के बाद जर्मनी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया तथा इटली से गुप्त संधियों द्वारा त्रिगुट का निर्माण किया था, है ना। ये कूटनीति का ही एक सफल लक्ष्य था। मतलब इस कूटनीति के द्वारा ही ये साक्षर हो पाया था। फ्रांस ने भी अपनी सुरक्षा के लिए रूस और इंग्लैंड के साथ मैत्री कर ट्रिपल एतांत का गठन किया, है ना। इस तरह से जो है संधियाँ होती रहती हैं कूटनीतिक, जो एक दूसरे के साथ कूटनीतिक जो संधियाँ हैं वो होती रहती हैं विश्व में। अगला है व्यापारिक तथा औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। व्यापार जो है वो भी व्यापारिक और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा रहती कि हम इतने ज़्यादा लोगों को उपनिवेश बनाएंगे कि तुम बनाओगे। इसने क्या करा? प्रथम विश्व युद्ध के कारक बनाए। भी समाचार पत्रों की भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध में समाचार पत्रों ने भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता जो है वो सदैव से ही चली आ रही है, सदैव तक चलेगी, ये कभी नहीं बदलनी, है ना। और ये भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कारक के रूप में सामने आया था। ठीक है। अगला है तत्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया द्वारा 28 जुलाई 1914 ई को सर्बिया पर आक्रमण करना था, है ना। ये जो है मेन कारक है, यानी कि जिसके बाद मुख्य रूप से युद्ध स्टार्ट हुआ, यानी कि विचारों का युद्ध तो चलता आ रहा है जब से संधियाँ स्टार्ट हुई हैं, लेकिन फिर जो मेन रीज़न है जो जिसके बाद युद्ध जो है ये होगा कि हाँ युद्ध छिड़ चुका है, वो कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर आक्रमण किया था। किसने? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया था 28 जुलाई 1914 में, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। यह है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, आपके काम आ सकते हैं, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसकी जो PDF है ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरे टेलीग्राम का चैनल है उसमें मैंने डाल रखी है ऑलरेडी। अगर आप वहाँ नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ जाओ जल्दी से जाके, और चैनल पर बने रहो। अगली वीडियो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।